नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। मैं हूं गीतांजलि। दादड़ी के बिसहड़ा गांव में गौमांस पर अखलाक की हत्या ने देश के सांप्रदायिक माहौल का सच सामने ला दिया। गांव के मंदिर से गौमांस का ऐलान हुआ और उन्मादी भीड़ कातिल बन गई। दादरी के इस गांव में कहानी अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल दादरी का ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आया है। हादसे के बाद नेताओं और मीडिया का जमावड़ा लग गया है। अखलाक की मौत का मुद्दा जैसे कहीं दब सा गया। नेताओं के बयानों ने ऐसी जमीन तैयार कर दी जिसमें वोटों की फसल जमकर काटी जा सके। तो दादरी में गौमांस खाने की अफवाह पर एक व्यक्ति को मार दिया गया और ये घटना चारों ओर निंदनीय हो गई। इस घटना को लेकर हर तरफ लोगों में गुस्सा है। वहीं नेताओं को अपनी सियासत साधने का मौका मिल गया है और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, असुद्दीन ओवैसी और संगीत सोम ने दादरी पहुंचकर माहौल को और गर्मा दिया। आजम खान के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की राजनीति क्या इस तरह के हो रहे हादसों पर लगाम लगा पाएगी? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सांप्रदायिक आग भड़क सकती है। दादरी में जिस तरह से अखलाक की हत्या के बाद नेताओं ने विवादित बयान दिया है, वो प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता है। दादरी के बिसाड़ा गांव में भीड़ ने एक वायुसेना कर्मी के 50 वर्षीय पिता की पीट कर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि ये अफवाह उड़ी थी कि उसने और उसके परिवार ने गौमांस खाया और घर में रखा था। इस अफवाह के बाद गांव वाले मोहम्मद अखलाक और उसके बेटे को घर से बाहर घसीट कर लाए और उन्हें ईंटों से जमकर पीटा। इस घटना में अखलाक की मौत हो गई। वहीं उसका 22 साल का बेटा दानिश एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम बिसाड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस हत्या की जांच एक तरफा हो रही है। संगीत सोम ने कहा, अखलाक का परिवार यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विमान में बिठाकर ले गई। पहले वो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को जहाज में बिठाकर ले गए थे। वैसा ही उन्होंने अब गाय काटने वालों के साथ किया है। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान ने दादरी हत्याकांड को यूएन में ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने गौ भक्तों को चुनौती देते हुए कहा कि हर गौ भक्त आज के बाद किसी भी होटल के मेन्यू में बीफ की कीमत न लिखने दें। अगर ऐसा हो तो ऐसे सभी 5 सितारा होटलों की उसी तरह ईंट से ईंट बजा दें जिस तरह बाबरी मस्जिद की बजाई थी। इस बीच सहारनपुर में एक महिला पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। ऋतु राठौर नाम की इस महिला पर आरोप है कि उसने सोशल साइट का इस्तेमाल करके एक इंस्पेक्टर की मौत की खबर को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रची थी। दरअसल एनके त्यागी नाम के इंस्पेक्टर की ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर के शव को सोशल साइट पर डालते हुए ऋतु राठौर ने अफवाह फैला दी थी कि सब इंस्पेक्टर एनके त्यागी ने गाय ले जाकर ट्रक को रोका तो कसाईयों ने उनकी कुचलकर हत्या कर दी। बहरहाल देखा जाए तो ये घटना यूपी की है, लेकिन इसका असली कनेक्शन बिहार से हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब ये साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं। लिहाजा ये संकट की स्थिति है उन सभी के लिए जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो
तो देखा आपने कि कैसे राजनीति जो है वो चारों ओर हो रही है, लेकिन इस राजनीति से क्या इस तरह के हो रहे हादसों पर लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव इस कदर बढ़ा है। इससे पहले भी कई मामलों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि राजनेता इस तरह के तनाव में भी आखिर राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आ जाते। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है, वोटों के लिए माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो भी हो रही है। सवाल ये है कि क्या ये कोशिश महज वोट बैंक तक ही है? क्या ये कोशिश इस सांप्रदायिक तनाव को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देगी? प्रश्न कई है, लेकिन उत्तर देने के लिए ये राजनेता केवल राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और इस राजनीति में पिस कर रह गई है दोबारा से एक बार फिर से आम जनता। हिंदू मुस्लिम ये दो पक्षों की आवाज उठाने वाले राजनेता क्या वाकई में इस तरह के हो रहे तनावों को रोकना चाहते हैं, या हिंदू मुस्लिम वोट बैंक खंगालने की कोशिश इन राजनेताओं की हो रही है? एक बड़ा सवाल। लगातार उत्तर प्रदेश में जाना आना लगा है इन राजनेताओं का और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले पर लीपापोती कैसे की जाए। आपको बता दें कि अखलाक नाम के शख्स की एक अफवाह फैलने के बाद हत्या कर दी गई थी और ये हत्या अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। तमाम राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जाए बात, या फिर संगीत सोम की बात की जाए जो पहले भी एक मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, या फिर बात की जाए अन्य राजनेताओं की। असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं मुस्लिम चेहरा बनकर, लेकिन क्या यहां राजनीति करने की जरूरत है या फिर इस तरह के माहौल को सही करने की जरूरत है? इस तरह के माहौल जो है वो और ज्यादा उग्र ना हो, विरोधाभास और ज्यादा ना बढ़े, उसको दबाने की जरूरत है। लेकिन ये राजनेता लगातार राजनीति कर रहे हैं और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये राजनेता अपनी अपनी बातों से इस पूरे मामले को और ज्यादा भड़का रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान की जाए तो फिर उन्होंने अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है। सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा है कि ये मामला जो है सांप्रदायिक बनता जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाकायदा यूएन जाएंगे और यूएन जाकर शिकायत करेंगे यूएन। लेकिन सवाल ये है कि देश का ये मामला अब क्या बाहर के देशों में सुलझेगा? एक सवाल ये भी बन गया है और सवालों पे सवाल यहां पर बन रहे हैं। इन सवालों का जवाब आज हम खंगालेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में। हमारे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मैं उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव निगम, नेता आप भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। पूरा मामला अब किस तरह से रंग लेता जा रहा है? आपने देखा पहले सांप्रदायिक हिंसा और फिर अब ये राजनेता इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये राजनेता केवल वोटों की गिनती, वोटों से इन्हें मतलब है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने और वही वोट बैंक खंगालने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन इस तरह से ये मामला और ज्यादा बढ़ रहा है, इसको और तूल मिल रहा है? देखिए, तो चुनाव का माहौल है इस समय और चुनाव के माहौल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनेताओं के लिए वोट बैंक होता है और उस वोट बैंक को भुनाने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि किसी भी दल का कोई ऐसा नेता नहीं है माना जाना जो इस आग में घी डालने का प्रयास न कर रहा हो। देखिए, जो इतने जिम्मेदार लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अगर वो इस तरह के बयान देने लगे जो बयान आज उन्होंने दिए हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे और हम ये अंतर्राष्ट्रीय, और फिर उन्होंने क्या कहा कि वो जैसे बाबरी मस्जिद का केस हुआ उस तरह से ये केस है। यानी इन चीज़ों को यहाँ तक ले जाने की जो आवश्यकता उन्होंने समझी, तो इसके पीछे एक शुद्ध राजनीति है और कुछ भी नहीं है। कोई मुस्लिम संप्रदाय का या किसी संप्रदाय की भलाई से नहीं होती, बल्कि आपस में और द्वंद्व बढ़ेंगे दोनों संप्रदायों के। बिल्कुल, और ऐसे ही जो सोम संगीत जी का बयान था या और नेताओं के बयान थे, तो वाकई जो है बयान इस तरह से आ रहे हैं तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी और मैं जो ये घटना घटी है, ये घटना की निंदा करते हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ तक राजनीति की बात है, सबसे पहले आपको इस पे विचार करना होगा कि जो
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है, इन्होंने अपना काम ठीक ढंग से नहीं करा। और अगर आप नेताओं की बात करें या राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि महेश शर्मा जी जो मंत्री भी हैं और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं इस क्षेत्र के, तो उनका तो फर्ज बनता था, वो गए थे। उसके अलावा बीजेपी का उस समय तक कोई भी नेता नहीं गया। लेकिन जिस तरह से धारा 144 लगी होने के बावजूद केजरीवाल जी को जाने दिया गया, राहुल गांधी जी को जाने दिया गया और ओवैसी जी को जाने दिया गया, तो ये निश्चित तौर पे वहां पे एक मौत के ऊपर, एक लाश के ऊपर राजनीति करने का, राजनीतिक दलों का जो खेल था वो चालू हो गया। और उसके बाद जो आज बयान आया आजम खान जी का, किस तरह का उन्होंने बयान दिया, एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ आजम खान, दोनों का बयान बराबर ही है। वो भी कहते हैं कि यूएन का, जबकि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, उसको यूएन में ले जाने की बात करते हैं, और ये भी हमारा अंदरूनी मामला है। ये घटना है जो एक घटित हुई है जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इस मामले को एक इस तरह का रंग दे देना कि यूएन में जाना होगा, क्या करना, कैसी राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि उनके ऊपर कठोर से कठोर देशद्रोह का मुकदमा दायर करें, उनको निकालें। जहां तक रही दूसरी बात, देखिए एक विशेष समुदाय अगर किसी, उसकी भावना किसी गाय को अपनी माता मानता है या उसके साथ जुड़ी हुई है, तो जब इंक्वायरी हुई तो ये देखना चाहिए था कि जब उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है कि इस तरह की चीज नहीं हो सकती, तो फिर ये कैसे हुई। और जब अफवाह फैली तो पुलिस इतना लेट क्यों आई? कानून तो ये कई जगह बना हुआ है, लेकिन गौमांस लगातार धड़ल्ले से बिक रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वाजपेयी जी, मैं इस पे प्रश्न करूंगी आपसे, लेकिन बहरहाल वेदनागर गौरक्षक दल के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदनागर जी, जो कि आप अभी अभी जुड़े हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजीव निगम जी आपके पास आना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और खास तौर पर इस पर हो रही राजनीति को? अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातें भी गाहे बगाहे सामने आ रही है। बाकी तो बहुत विस्तार से चर्चा आप लोग कर ही रहे हैं, आप सब सारे लोग देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी गए थे, और आपको मैं बता दूं, मैं भी था उसी काफिले में उनके साथ, मैं भी गया था। हमारे गौतम बुद्ध नगर सीट से जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं केपी सिंह जी, वो गए थे, और सारे लोग गए थे जितने यहाँ के पदाधिकारी हैं गौतम, क्योंकि वो गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको बताऊं, पहले तो हमें वहाँ रोका गया, रोका अरविंद जी को, जो है जो लोकल पुलिस है वो स्क्वाड करके ले आई थी, और उन्होंने रास्ता उनका जो है भटका दिया, बजाय गांव के लिए जाने की, और उनको एनटीपीसी कैंपस में ले गए और 2-4 राउंड अंदर के लगा करके फिर उनको जो है वहां पर गेस्ट हाउस में, क्या आप ये नहीं बताना चाहेंगे ऑन एयर कि वहां के लोगों ने भी आपको आने से रोका? नहीं, देखिए वो तो बात, महिलाओं ने आपको रोका, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, वो तो बात की बात है। कहां से रोकना शुरू किया था? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जीटी रोड से थोड़ा सा अंदर जाते हैं, अब आगे फॉलो कर रही है पुलिस की गाड़ी, पीछे अरविंद जी की थी, उसके पीछे हम लोगों की गाड़ियां थी, भाई सीधे जा रहे हैं, और उन्होंने रास्ता भटका दिया, गाँव की ओर ले ही नहीं गए, लेकर के वो एनटीपीसी के कंपाउंड में गए, 2-4 राउंड लगा के गए। तो फिर उतर करके संजय सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? बोले आप, अरे आप तो हमें वहां ले के नहीं गए हो। तो उन्होंने कहा था हमको जो है प्रशासन ने मना किया है, सीनियर ऑफिसर्स ने हमको रोका है कि आप गेस्ट हाउस में जाकर के, तो गेस्ट हाउस में रुके, फिर वहां उनसे बातचीत की गई है, फिर आखिरकार बाद में आपको रोका। आप क्यों रोक रहे हैं? उससे पहले आपके कल्चरल मिनिस्टर में डॉक्टर महेश शर्मा जी होकर के आए, और भी दूसरे लोग होकर के, आप क्यों रोक रहे हैं? अरे वो भी तो भाई आपको बता रहा हूं, वो भी गए, क्या मकसद क्या था कि भाई उस परिवार को जो दुख में है, जो पीड़ित है, उसको जाकर के कम से कम कोई राजनीतिक गतिविधि से नहीं कि जाकर के उसको सांत्वना देना है। हम इस उससे आप हमें रोक रहे हैं, आप हमें रोक रहे हैं, ओवैसी भी जा चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर होते हैं, और अभी एक ताजा एक्सीडेंट हुआ था, एक छोटी सी उम्र के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। हैदराबाद से चल करके, केजरीवाल वहां हैदराबाद से चल करके अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश राज्यों को पार करके, मालूम है कि पूरा वो शख्स आता है, उसको आप अलाउ कर देते हैं। दूसरी बात, उसको आप अलाउ कर देते हैं, और बगल का आपके पड़ोस के राज्य का है, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस से, एक तरीके से मैं इसको वॉकिंग डिस्टेंस ही बोलूंगा वहां से, कि अरे भाई लखनऊ में बैठे हैं आपके मुख्यमंत्री, वहां से वहां जाकर आगे जा रहे हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। 2 दिन पहले तो आप ये क्या कर रहे हैं, खुद प्रशासन व्यवस्था संभाल नहीं पाई, और आप राजनीतिक दलों के ऊपर आप समस्या वही तो है। मैं भी साथ गया था, बिल्कुल था, हमारी भी गाड़ी थी। आप किस लिए गए थे वहां? किस लिए गए थे? किस लिए गए थे? अरे हमारे मुख्यमंत्री जी, आज आपने देखा कितनी मौतें हो चुकी हैं। देखिए आप गए क्या? आपको ये जो गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ, आपको बता दूं, मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। संजीव जी, यही तो हम प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में राजनीति क्यों हो रही है? आप बिल्कुल सही कहा, कौन कर रहा है? डेंगू से लगातार ना जाने कितने लोगों की मौत हो रही है। अरविंद केजरीवाल क्या एक भी परिवार के पास सांत्वना देने, हॉस्पिटल में नहीं गए, ये हादसा है।
आप बताइए। तो जो यानी कि जो मौतें हो रही है वो क्या है? सेंट्रल मिनिस्टर आप ये बात जो डेंगू आज वो हम बात करेंगे संजीव जी जो मौतें डेंगू से हो रही है मेरे को बताएं वो क्या है? अलग से चर्चा कर लेंगे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ चर्चा कर लेंगे। चर्चा तो बिल्कुल होगी और चर्चा ही हो रही है। पर आपने जो मेरा प्रश्न यही है कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार डेंगू से लोग मर रहे हैं, वहां वो पहुंच नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं पता करने के लिए कि पीड़ित परिवार है उससे मिलना है। या दिल्ली में कितने पीड़ित परिवार हैं जो डेंगू से रात दिन मौत हो रही है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो सीधे सीधे राजनीति हो रही है। मुझे आप बताएं ना, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है क्या? ये दौरा राजनीति से प्रेरित है या नहीं, आप मुझे बता दें। आप जिस राज्य की घटना उस राज्य का मुख्यमंत्री, उसके पास समय नहीं है। जिस राज्य की घटना उस मुख्यमंत्री मैं उस मुख्यमंत्री की फिलहाल बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उस राजनीतिक रंग देने की बात कर रही हूँ जो आपकी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है इस राज्य में? जिम्मेदारी किसकी? कानून दिल्ली के सीएम की क्या जिम्मेदारी है? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल उस घटना पे आऊंगी, मैं सारे सवालों मैं उस घटना की तो बात कर रही हूँ। उस घटना स्थल पर पहुंचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार मौतें हो रही है, वहां जाने का वक्त नहीं है उनके पास। आखिर क्यों? दिल्ली में लगातार डेंगू से मौतें हो रही है, उसके लिए कितना काम किया जा रहा है? प्रश्न पूछ रही है दिल्ली की जनता आपसे, आपके पास उसका जवाब नहीं है, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। आज की ताजा उदाहरण, कोई भी काम दिल्ली सरकार करती है फौरन एलजी का वही लीपापोती, आप लीपापोती कर रहे हैं संजीव जी। इसमें एलजी का ब्रेक कहाँ लग रहा है? जो दिल्ली में मौतें हो रही हैं आज दिल्ली में रोज जो इतनी मौतें हो रही हैं उसको अगर केजरीवाल, और मेरे कहने का ये मतलब है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, लेकिन आप लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था आपने संभाल ली होती बढ़िया, तो क्या जरूरत है किसी आप उत्तर प्रदेश सरकार पे तो प्रश्न उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है, इससे कोई किसी को गुरेज नहीं है, सब किसी को कोई ऐतराज नहीं है इससे, लेकिन सवालों के घेरे में अब आप भी आ गए हैं। दिल्ली में लगातार घटनाएं हो रही हैं, वहां पहुंचना आपको जरूरी नहीं लगता, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। यही राजनीतिक रूप देख रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि राजनीति रूप भी देख रहे हैं, दिल्ली सब देख रहे हैं। चलिए एक सेकंड अभी आपने देखा होगा 2 या 3 तारीख को इन्होंने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी वाले चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई। ये दिल्ली को छोड़ के बाकी सब कुछ देखना चाहते हैं, हर जगह राजनीति करना चाहते हैं, और यही राजनीति का आज असर हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो इस पे पिस रहेगा। इस राजनीति में सिर्फ उसको वोट बैंक समझा जाता है। चलिए, वेद नागर जी गौरक्षक दल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वेद नागर जी, कैसे प्रशासन की लापरवाही, आप पिछली बार अभी डिबेट में आए थे, उस दिन भी आपने कहा कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, धड़ल्ले से गौमांस जो है वो बिक रहा है, उस पर रोक नहीं लगाई जा रही, जबकि ये बैन है, लेकिन उसके बावजूद वो सब चला आ रहा है। क्या पूरी तरह से प्रशासन ही जिम्मेदार है? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है कि जो अपनी गाय को बूढ़ी होने के बाद में दे देते हैं कि आप ले जाएं? नहीं, वो तो जिम्मेदार प्रश्न चिन्ह तो उन पर भी है, ठीक है, कड़ी में कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है। हाँ। किसी एक व्यक्ति को हम दोष देखो, सबसे पहले तो मैं इस घटना के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। इसमें जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है ना, उतना ही इसमें बीजेपी, उतना ही इसमें आम आदमी पार्टी की, ये जितनी भी दल, ये जितनी भी पार्टियां हैं राजनीतिक, ये सब बरोबर की दोषी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सबसे बड़ा ये काम करा है कि जब उनको ये पता है कि भाई कोई घटना हिंदुत्व को लेकर अगर घट रही है तो उस पर तुरंत ही जो है प्रशासन का इतना दबाव बना देना चाहिए था, उसको वहां रोक देना चाहिए था। वहां ओवैसी जैसे जो देश के, आप ये लगा लो मैं बोल नहीं सकता, वो दौरा कर रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद कर लें कि वो शांतिपूर्वक मामला निपट जाएगा? सबसे पहले तो उन पर रोक लगनी थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम कर दिया कि तुरंत ही 4 घंटे के बाद घोषणा कर दी कि मृतक परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उनको क्या ये दिखाई भी ज्यादा बढ़ा दिया। जी, अब तो 45 कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि एक जो है दूसरे धर्म का बच्चा जो है, उसके निर्दोष जो मजदूर है, गरीब परिवार का बच्चा है, उसको भी गोली लगी है, उसके लिए भी अगर कोई सहायता मिल जाती तो शायद वहां के जो भाईचारा था। सिंह तो मुस्लिम वोट बैंक पे राजनीति करते आए हैं, नहीं करते, कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो सत्य है, वो सत्य है, लेकिन वहां के जो है ये स्थिति बनी हुई है, वहां कभी भी हिंदू मुस्लिम का रूप कभी भी एक सांप्रदायिक रूप ले सकती है। जब सरकार को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश के वो मुखिया हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि जब उन्होंने 10 लाख की घोषणा करी, तभी उस गरीब बच्चे को भी अगर 5 लाख रुपए की घोषणा हो जाती तो शायद ये नौबत यहां तक नहीं आती। बेकसूर बच्चा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, मैं दोनों के लिए स्पष्ट कर रहा हूं, ये वहां के जो है किसी दुख में शामिल होने नहीं गए, ये वहां के अपनी राजनीति मुद्दा बढ़ाने गए थे, इनको वहां के नहीं जाना था। भारतीय जनता पार्टी जो 4 दिन पहले से हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जा रही थी, उसने अपनी जो है मुखौटा साफ क्यों नहीं किया?
वहां के उसको 4 दिन से वो वेट क्यों करती रही? उसको उसी दिन घोषणा करनी चाहिए थी कि वो हिंदू के साथ किस रूम में खड़ी है। ऐसी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल वहां जा रहे हैं, उनका मकसद क्या था? उनका भी ये था कि भाई आने वाले चुनाव में जो है राजनीति हमें कोई बेनिफिट मिल जाए, सब मुसलमानों पर वहां के शतरंज कस रहे हैं जो है। वहां के ये देखना चाहिए कि भाई हिंदू परिवार को किस रूप से रोका जाए। वहां के इनकी जो राजनीति है वो वहां के एक बहुत बड़ा रूप लेके जा रही है। आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यहाँ इंसानियत का मुद्दा है। नहीं, इंसानियत यहाँ एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, एक अफवाह बतौर उसको नहीं, मारा गया है, उसको जो भी बातें निकलकर सामने, हालांकि उसको गिराने नहीं, हम गलत मान रहे हैं उसको हम गलत स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति मुद्दा उसको एक रूप दे चुका है। और वहां कभी भी कोई भी घटना इतनी बड़ी घट सकती है जिसको उस क्षेत्र से जो है ये लगा लो कि समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजनीति करने की क्या जरूरत है? क्या इन राजनेताओं को नहीं पता है कि बहुत ही सेंसिटिव नहीं, इनको सोचनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दंगा कई बार हो चुका है और दोबारा से हो सकता है। इनको इस चीज को पता है, लेकिन इनको ये पता है कि जब हिंदू मुस्लिम होगी तभी तुम्हारी राजनीति चमकेगी। वहां क्षेत्र का कितना ही नाश हो जाओ, इनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। राजनीति करने की आखिर जरूरत क्या है? अगर आप पीड़ित परिवार से मुखातिब हो रहे हैं, अगर आप पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो उसको ये सभी वहां के जाते हैं, बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं जो सांप्रदायिक हिंसा? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक ये लगा लो आप, हर पार्टी का नेता एक वहां के जा रहा है। अरे जो बच्चा जिंदगी और मौत से, आपको पता है कि उसका परिवार चंदा उगा रहा है, उस बच्चे की इतनी नौबत नहीं है कि वो अपना इलाज सही करा सके। बिल्कुल आपने सही प्रश्न कहा। मैं वाजपेयी जी आऊंगी आपके पास, मैं ललन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। हाँ हाँ अच्छा वो नहीं है, ऑडियो चेक करिए प्रदीप जी, ऑडियो नहीं आ जा रही। आपसे बोलिए तो। हाँ, ललन प्रसाद। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा संजीव जी एक बार ऑडियो चेक करा दें प्लीज आप। बोल दो। एक मिनट। हाँ हेलो, अब मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ मोबाइल वीर नागर मुकेश वाजपेयी बीजेपी। ओके हाँ चलो चलो चलो, मैं 9 बजे फ्री होके बात करता हूँ आपसे। ठीक, आराम से बात करता हूँ, आराम से बात करता हूँ, आराम से। हाँ क्या आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? ऑडियो लेवल बढ़ा लो। नहीं ऑडियो लेवल कम जब बैठा हूँ वहीं पे। अच्छा हाँ अब आप वहां आ जाओ। अब आपके निशाना साधने वाले लोग तो आए नहीं है। अब समाजवादी पार्टी से कोई होता तब भी बात, क्या करें सर, गेस्ट भी बड़ी मुश्किल से। ओ माय गॉड, ये तो खुद ही समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। अच्छा वैसे ऐसा हुआ है ना कि वहां जब केजरीवाल पहुंचे हैं तो फिर दिक्कत हुई है वहां पे? नहीं, हाँ हाँ मैं कह तो रही हूँ। हाँ ये सच। नहीं नहीं ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ 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 हाँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है न्यूज लाइन में आपका। यहाँ हम लगातार बात करें उस राजनीति की जिसने सांप्रदायिक हिंसा को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये राजनेता मानने को तैयार नहीं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर वहां पर पहुंचे, इनका दौरा है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव निगम, नेता, आप हमारे साथ में मौजूद हैं। और वेद नागर, गौरक्षक दल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं उसके। तो हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं। ललन जी, ब्रेक से पहले आप कुछ बोल रहे थे, मैं आती हूँ वाजपेयी जी आपके पास, क्योंकि आपकी भी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में बिल्कुल असफल है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई, अगर तुरंत स्टेप लिया गया होता और राजनेताओं को थोड़ा दूर रखा गया होता और कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी बैठा दी गई होती और इसकी जांच कराई जाती, तो राज्य सरकार की भी छवि अच्छी होती और जनता में भी कुछ भरोसा होता। अब जिस तरह से सभी दलों के नेता वहां जा रहे हैं और जो जो बयान दे रहे हैं, उससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया इस पूरे मामले में। और अब सबको ये लग रहा है कि ये शुद्ध राजनीति हो रही है मुस्लिम वोट के लिए, ठीक है। और सारी पार्टियां सिर्फ ऐसे ही बयान दे रही हैं। यहाँ तक कि जो उनके गृह मंत्री, उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया जो मैं समझता हूँ कि एक प्रदेश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता, कि प्रदेश का अपना मामला है, उसको कहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस को ले जाएंगे। और बड़ा बयान है। और दूसरी बात जो उन्होंने, इतने बड़े नेता जो राजनीति में इतने वक्त से सक्रिय हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं कि आपके घर का झगड़ा निपट नहीं रहा, इसलिए आप दूसरे जगह पर जाकर अपने देश की बेइज्जती करेंगे। जो उन्होंने बयान बीफ के ऊपर दिया है कि पहले वो होटलों में जाकर रोकें और उसको क्या ईंट से ईंट लगाएं, जैसे उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के जैसे ही आप होटल्स को तोड़कर दिखाएं, तो एक तरह से कटाक्ष उन्होंने किया है। बाबरी मस्जिद के केस को भी यहाँ ला दिया सामने, यानी ये इतना बड़ा केस हो गया, इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का केस था, तो एक तरह से वो पूरा आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब गृह मंत्री एक प्रदेश के इस तरह का काम करेंगे तो और लोगों से क्या अपेक्षा की जाएगी। बाकी और पार्टी के नेता ऐसे, अब केजरीवाल जी वहां गए या और लोग गए तो ठीक है, अपनी पार्टी की ओर से एक सांत्वना देने के लिए उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री आजम खान का जो बयान है वाकई चौंकाने वाला है। जिसकी पहली जिम्मेदारी जिस गवर्नमेंट की है, जिस अधिकारी की है, जिस मिनिस्टर की है, वो इस तरह के बयान अगर देने लग जाए तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश का में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रह जाएगी। और जैसे वो धमकी दे रहे हैं तो इस तरह से और भी संप्रदाय के लोग, ललन जी, ऐसा नहीं लगता है कि राजनेता बोलने से पहले ये भी नहीं सोच रहे कि हमने कुछ भी बोला तो शायद इससे और ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा जो है उसको बढ़ावा इससे आम जनता में और परेशानी पैदा होगी, एक दूसरे के अंदर अविश्वास पैदा होगा और छोटी छोटी बातों पर ये दंगे फिर यानी कि खुद को मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा दिखाने के चक्कर में ये भी याद नहीं इन राजनेताओं को कि हमारी इतनी सी बयानबाजी से और इतना डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच स्टेट गवर्नमेंट का रहा, जिसे ओआईसी को वहां पर क्यों अलाउ किया आपने। अगर वाकई आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ना हम संप्रदायों में आपसी सद्भाव चाहते हैं, तो आप सबको रोकिए या फिर किसी को मत रोकिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि समय रहते हुए आप स्टेप लीजिए। जब सिचुएशन दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है तो इसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा गोरक्षा के मामले में, आपने कहा कि अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं किया गया तो सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ेगी प्रदेश के अंदर। चलिए, एक बड़ा अहम प्रश्न ललन जी मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वाजपेयी जी की बात को जरूर सुनना चाहूंगी। काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं वाजपेयी जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर उस नागर जी बेहतर जानते होंगे, उसका अगर उस गांव का माहौल देखें तो आज तक कभी उस गांव में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई कि हिंदू मुसलमान का इस तरह का मनमुटाव तक भी हुआ हो। दूसरी बात, वहां पे जो मुसलमान घर हैं, अल्पसंख्यक जो घर हैं, वो मात्र 8 या 10 हैं, 50 है। हाँ, मतलब बहुत कम मात्रा में, और वहां पे कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वेद नागर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जब भी इलेक्शन होता है तो राजनीतिक पार्टी चाहती है कि मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हो और वो हमको मिले। हर पार्टी ये चाहती है वहां पे कि वो मुसलमान वोट हमारा है, हमको मिले, और उसके लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप बताइए, जिसने भी ये अफवाह फैलाई, क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं थी कि उसको ढूंढता, पहले वहां पे कर्फ्यू लगा देता, किसी को आने की जरूरत नहीं है, पहले मामले की जांच करता कि वो जो मांस का टुकड़ा था वो कैसे आया वहां पे, किसने डाला वहां पे, और जब वहां पे गौहत्या बंद है तो वो अगर कोई इस तरह की हरकत हुई है तो किसके कहने पे हुई है। आप नागर जी भी बीजेपी को दोष दे रहे थे, बीजेपी की इसमें क्या हुआ है?
जब भी मुसलमान वोटों की बात आती है, ये सारी पार्टियां जो है, एक सेकंड, जब भी ये मुसलमानों वोटों की बात आती है, सारी की सारी पार्टियां इस तरह की राजनीति करने लगती हैं। अभी नगर पंचायत के इलेक्शन होने हैं, और खैर उस एरिया में तो नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल होने हैं, तो वहां पे ये इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ने के लिए और इस तरह के वोट इकट्ठे करने के लिए ये पूरी की पूरी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही नीति रहती है। चलिए एक और बात छोटी सी मैं कह दूं, मीडिया ने भी सारे नेताओं को दिखाया है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। आज एक चैनल ने सिर्फ दिखाया है कि वो जो लड़के की मां जो है, आज वो हाथ जोड़ के कह रही है कि हम हिंदू मुसलमानों का कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है, कृपया करके हमें अपने उससे मत करिए। ना केवल उस परिवार में से महिला ने, बल्कि वो जो उनके परिवार का एक बच्चा है जो हमारी वायुसेना में कार्यरत है, कोई भी नेता उसका भी यही कहना है कि और हिंदू मुसलमान के रंग देने की कोशिश ना करे। ये उस बेचारी औरत का लड़का मर गया, उसके बावजूद उसका कहना है। नहीं, उसके लड़के ने बयान बड़ा अच्छा, लड़के ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, और वाकई ये कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों राजनीति हो रही है। उसके बयान से भी देखिए, उसके दिल में जो भावना थी उसने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और कहा कि हम इस देश के निवासी हैं और इस तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह की लाइनें उस बच्चे ने और इस गांव में, उसके शहर में, उस वहां पर कभी इस तरह घटना होती भी नहीं थी। तो ये तो राजनीतिक खेल है, जो राजनीति का खेल है, जो कुछ लोगों ने मतलब कुल मिला के गांव के लोग इसे एक हादसा समझकर या फिर अपने मनमुटाव को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये राजनेता वहां मरहम लगाने नहीं करने दे रहे, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो करने नहीं दे रहे हैं राजनेता। जैसे अभी आपने देखा, जब केजरीवाल जी गए तो सब औरतें बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ की जो गाँव की जनता है, वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की कोई राजनीति हिंदू मुसलमान को लेकर हो। इस तरह के दृश्य वहां पर दिखाई पड़े, जिससे इस तरह की कम्युनल। ललन जी, क्या इन सब बातों से एक बात साफ नहीं हो जाती कि अब जो पहले जैसी एक पिक्चर हुआ करती थी हिंदू मुस्लिम समुदाय की, जो पिक्चर हुआ करती थी, उससे अब बिल्कुल विपरीत सोचने लगे हैं लोग। पहले हिंदू मुसलमान करके बहुत से झगड़े और सांप्रदायिक हिंसाएं वगैरह की जो घटनाएं हैं वो हुआ करती थी, लेकिन उसका आंकड़ा शायद अब कम हो गया है, अब लोग समझने लगे। उत्तर प्रदेश में ये बात सबसे ज्यादा हो रही है। यानी यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने कम्युनल वायलेंस हुए हैं पिछले 4-5 साल से, और जिस तरह से उसको हैंडल किया गया है, वो मेरा ख्याल है और किसी प्रांत में इस तरह की घटना बहुत कम देखने में आती है। ठीक है। और यहाँ जानबूझ के इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और जबकि इस समय सपा की सरकार है और उसमें जो बहुत सारे मंत्री भी मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग बड़ी जिम्मेदार पदों पर भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, तो इसके रहते हुए इस तरह की अगर घटना होती है तो इसका डायरेक्ट परिणाम जो और संप्रदाय के लोग हैं उनके मस्तिष्क में ये बात आती है, उनके मन में ये बात आती है कि हम लोग असुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। वाकई और शुरुआत के 2 दिनों तो यही लगा था। जो मुस्लिम परिवार वहां थे वो कह रहे थे कि हमें गांव में नहीं रहना है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और एक हम कह सकते हैं कि बहुत समझदारी वाला एक जो वहां बात निकल कर आई है कि सब लोग अब चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूलकर अब आगे बढ़ा जाए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। लेकिन निगम जी, बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या वाकई ऐसा है, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि ये तो आज समाजवादी पार्टी के जो आजम खान ने उन्होंने इस बात को कहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और इस तरीके से आगे हम यूएन में मैटर लिख के जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए सवाल ये है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने पहले राजनीति करने की प्रयास किया और बाद में फिर धीरे धीरे दूसरे भी नेता आए। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी भी बिहार में जाके कहती है कि आप बोली लगाती है ना वहां के नागरिकों कि ये 80,000 90,000 करोड़, वैसे ही अब आप हमें इससे शिकायत नहीं है। आपने पहले 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, फिर आपने 20 लाख कर दिया, फिर आपने 45 लाख कर दिया। आप एक कोई आप विचार विमर्श करके जो भी आप सरकार में बैठे, आप किस तरीके से उसको कैसे उसका ये भी तरीका अच्छी बात नहीं है। मैं इसको भी देख रहा हूं। आपने जो भी एक मुकर्रर राशि कोई आपने एक फिक्स कर रखी है किसी उसमें, आप 10 करते हैं, फिर 20 करते हैं, फिर 45 करते हैं, फिर ये भी करते हैं, फिर वो भी करते हैं, तो ये भी सब एक राजनीति का हिस्सा है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं। और अभी आपने सुना होगा ताजी संगीत सोम जी बात कर रहे थे वहां कि 50,000 लोग हम अपने यहां से ले आएंगे मेरठ से और 50,000 लोग आप इकट्ठा कर दो। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं? इनका जो मकसद है वो राजनीति तो रह ही गया है टोटल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही बात कही थी अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने जाकर के वहां पर कि इससे किसको फायदा हुआ, ना हिंदू को हुआ ना मुसलमान को, फायदा हुआ है नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद को नेता नहीं मानते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं है। नहीं, नेता नहीं मानते हैं इसका मतलब राजनीतिक पार्टी है, वहां सिवाय सांत्वना देने के अलावा आप सही बात है कम से कम जा करके पूछें, उनसे पता लगाएं कि क्या हुआ। कोई कह रहा है, इनके सेंट्रल मिनिस्टर बोलते हैं वो हादसा है, वो सुनने को तैयार नहीं, वो जांच करने को तैयार नहीं, वो हादसा बता रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास आने का समय नहीं है, वो आकर के वहीं बुलवा लेते हैं। अरे आप भी उनको तो गलतफहमी है ना, आपको याद नहीं होगा, मैं तो बता रहा हूं पिछले 20-25 साल से कि नोएडा में कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है तो उसके जाने से उसकी कुर्सी जो है चली जाती है, वो गलतफहमी में बैठे हुए। अरे आइए, आप यहाँ आना चाहिए था, आपको मौके पर जाकर गांव में देखना चाहिए था, मिलना चाहिए, आपने वहां बुलाया, वो गलतफहमी के शिकार बैठे हुए। ऐसे चलिए वेदनागर जी, वाकई आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है? नहीं, अगर आखिर ये गौ हत्या, गौ मांस, ये सब आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही अब होने लगा है, इससे पहले नहीं हो रहा था? देखो क्या वजह है, जबकि आप गौ रक्षा में इतने वक्त से लगे हैं, लेकिन शायद इस तरह के मामले इससे पहले बहुत ज्यादा नहीं आए? क्या जो गौ हत्या है, इसका जो है सनातन धर्म स्वागत करता है कि भाई गौ हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ठीक है। क्यों? वो उनकी धर्म से, सनातन धर्म की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये यहाँ के गौ से संबंधित हुआ है, ठीक है, ये घटना हो गई, मान लेते हैं कि भाई ठीक है, सनातन धर्म ने ये स्टेप उठा लिया, लेकिन उसमें उस आग में घी गेरने का काम अगर किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिन्होंने 4 घंटे के बाद ही ये निर्णय कर लिया कि जो है जो मुस्लिम परिवार है वो सही है और जो हिंदू परिवार है वो दोषी है। उन्होंने उस तरीके का व्यू अपनाने के बाद तुरंत ही घोषणा कर दी कि इस परिवार को इस तरीके का, अगर उसी टाइम मुख्यमंत्री जी अगर उसी टाइम इस तरीके का स्टेप उठाते कि तत्काल इस मामले पर पूरा प्रशासन देखे और दोनों परिवारों को तुरंत जो हॉस्पिटल में है उनका सरकार वहन करेगी और इस मामले पे निष्पक्ष जांच हो, सबले नेताओं को रोक दिया जाए। उन्होंने क्या काम करा, सबसे पहले वहां के पहुंचते ओवैसी जी, फिर अरविंद केजरीवाल। मैं कहता हूं कि किसी भी नेता, जितने भी नेता वहां के पहुंचे हैं, किसी को भी उस परिवार से दुख नहीं है, सिर्फ इनको यह मकसद है कि हम पहुंच गए और हमने इतनी अच्छी बात कर दी। वहां के आज इस रूप में बैठा हुआ है, आप देख लेना, चिंगारी लग चुकी है उस क्षेत्र के अंदर और कभी भी किसी भी रूप को वो कितना भी बड़ा रूप ले सकती है। इसका बचाव सिर्फ अब यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पर गहन चिंतन करें और जो परिवार, जो हिंदुत्व परिवार को वहां चोट आई है उसको तत्काल उसके लिए कोई घोषणा करी जाए, उसी रूप में घोषणा करें जिस तरीके से उस मुसलमान के परिवार को घोषणा करी है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए सिर्फ यही कारण है कि वहां के हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को इज्जत करने के लिए। इसे हिंदू मुस्लिम से बात कर ना देखा जाए, इंसानियत से बात कर देखा जाए। अगर किसी राजनेताओं ने जोड़ दिया, ये हिंदू मुस्लिम का रूप जो है राजनेताओं ने वहां दे दिया। आज अगर हम इस चीज को नहीं जोड़ के देखें तो वहां के आप ये लगा लो दूर तक भी कुछ नहीं है। वहां के जो नेता है इन्होंने घी गिरने का काम कर दिया है, वह कभी भी कुछ हो सकता है। सरकार की एक बड़ी विफलता जो है इस पूरे मामले में नजर आ रही है। बिल्कुल खुले आप देखें, बिल्कुल प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है। एक मंदिर में अनाउंसमेंट होता है, वहां आसपास की कोई पुलिस होगी, आसपास बीट पर कुछ पुलिस होगी, वहां पर मौजूद होगी और इतनी बड़ी घोषणा होती है और फिर एक पूरा जो लोगों से बड़ा एक जमावड़ा जो है किसी व्यक्ति के घर जाता है। इस पूरे मामले में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगे होंगे, लेकिन एक पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता नजर नहीं आई है साहब। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, देखिए प्रशासन की तो सबसे बड़ी नाकामी है ही है ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि प्रशासन की नाकामी इतनी है कि जो जिस लड़के को इन्होंने उठाया है उसके पिताजी ने फोन कराया, फोन करने के आधे घंटे बाद पुलिस आई है। उसके बावजूद आप चलिए प्रशासन को, आप इनके जो मिनिस्टर जो है, शहरी विकास मंत्री जो है, संविधान की शपथ ली है इन्होंने। जब मिनिस्टर बने हैं तो संविधान की शपथ ली है कि मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं, और आज ये क्या बात यूएनओ में जाने की बात कर रहे हैं, संविधान की अवमानना कर रहे हैं। इनको तो 1 मिनट में भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए अखिलेश प्रताप को। दूसरी बात जो अभी नागर जी ने बोला कि अब वहां पे शांति है, ये कल संगीत सोम जी गए, उन्होंने वहां जाके हिंदू परिवारों का पूछा और उनको ये दर्द बताया गया कि 50 लड़के ऐसे हैं जिनको 3 दिन से उठा के लेके गई है पुलिस, और ना तो पुलिस ये बता रही है कहां पे रखा है और क्या हो रहा है उन लड़कों के साथ। तब जाके ये हरकत में आए हैं, तब जाके संगीत सौंप गए हैं। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जब धारा 144 लगी है तो सिर्फ वहां के संगीत सोम ने जाके वहां क्या किया वाजपेयी जी? नहीं देखिए, हम क्या संगीत सोम पहुंचे हैं ना वहां पर, क्या किया संगीत सोम? उन्होंने जो सीधे राजनीतिक रंग नहीं देने की कोशिश। 50,000 मेरे से देंगे, 50,000 आप पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए, पीड़ित परिवारों को क्या फायदा हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, पीड़ित परिवार उस समय तक लखनऊ पहुंच चुका था, लेकिन जो वहां पे बाकी मुसलमान और हिंदू थे, जो हिंदुओं के मन में डर बैठ गया था पुलिस का कि हमारे को कभी भी कोई भी आगे उठा के ले जाएगा और कहां ले जाएगा कोई पता नहीं है, उस डर को दूर करा। उन्होंने कहा नहीं, न्याय होगा और जब तक मैं हूं। क्यों ऐसा? क्यों
ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति शक के घेरे में है तो पुलिस उठाएगी, नहीं उठाएगी तो उसके घर वालों को तो बताएगी कि उठा के ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कानून का राष्ट्र है, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी किसी को भी उठा के और कहीं पे भी ले आओ। आपको बताना पड़ेगा कब कौन उठा के ले जा रहे हैं, कब उठा के ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जांच से बचने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, परिवार के मुखिया का कत्ल हुआ है, अगर हादसा नहीं, बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल, और जिसने गुनाह करा उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन पहले जांच तो हो कि वो ये अफवाह किसने फैलाई, यहाँ पे ये किसने लाउड स्पीकर में ये बुलवाई, इसकी जांच तो। उससे पहले आप लड़कों को उठा लेंगे, उससे पहले आप जो भी आपका मन करेगा वो कर लेंगे, उसके बावजूद भी आप नेता जो आएंगे उनको नहीं रोक पाएंगे। आप जानबूझ के चाहते यही है किसी तरह भी वहां पे ये राजनीति हो, एक मुसलमान वोट हमारे को मिले, हम उनकी सहानुभूति लें, यही चाहती है समाजवादी पार्टी। अदरवाइज 144 लग गई थी और संजीव सोम वहां पहुंचकर हिंदुओं के हितैषी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए संजीव सोम गए हैं कल, उससे पहले राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, ओवैसी पहुंच चुके हैं, संजीव सोम तो कल गए हैं। वो भी तब गए जब वहां, क्योंकि देखिए ये एक फैमिली मैटर भी इसको आप कह सकती है कि संगीत सोम के और हमारे जो वलियान जी हैं उनकी फैमिली भी वहां पे है, उनके शादी वगैरह ब्याह भी आपसी गांव में हुआ है, तो उस सहानुभूति से भी गए हैं। लेकिन वो कल गए, 3-4 दिन कोई नहीं गया, सिर्फ डॉक्टर महेश शर्मा जी, क्योंकि वो इस इलाके के एमपी है, वो गए हैं सिर्फ बीजेपी से, और कोई भी नहीं। राजनीति धीमे धीमे ही तो होती है सर, एकदम से कहां राजनीति तो तभी होगी जिस दिन ओबीसी नहीं होती है। पहले एक दिन होती है, फिर उसके बाद में 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन कोई और राजनीतिक दल करता है, फिर उसके बाद चौथे दिन कोई और राजनीतिक दल करता है। प्रशासन ओवैसी को गांव के अंदर नहीं घुसने देता, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती। 144 लगी हुई है। अगर अभी निगम जी खुद बोल रहे हैं कि हम 20-50 आदमी गए, मैं भी साथ में गया, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। जब 144 लगी है तो 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर प्रशासन वहीं पर रोक लेती और उसके बाद उनको वापस कर देती, दूसरा नेता के आने की हिम्मत नहीं, कैसे राजनीति हो जाती, चल के तो देखते ही है। आप पर हमेशा ये आरोप लगते रहे, अभी मैंने औरों से इस बारे में बात की, लेकिन मैं अब आपसे करना चाहूंगी। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये आरोप आप पर क्यों लगा? हिंदू राष्ट्र के बातों से बन जाता है क्या? संविधान में जो चीज लिखी हुई है, संविधान को कैसे पलट सकते हैं? लेकिन आपके मैनिफेस्टो में अगर ये लिखा है कि बिहार में जो है गंगा पूजा होगी हर शाम, ये मैनिफेस्टो इसमें क्या गलती है? ये तो दिल्ली में भी आप जमुना जी के यहाँ पे रोज आरती का प्रोग्राम है, आपने मुस्लिमों के लिए कुछ अनाउंस किया कि हर मुस्लिमों के लिए ये होगा धर्म के आधार पर? आज ही देखिए ना, आज कल तालकोटरा उसमें एक, आपने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया। अरे हमने तो देखिए, हम तो इस बात की राजनीति करते ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए कुछ अलग करें, हिंदुओं के लिए कुछ अलग करें। हिंदुओं के लिए ये बात क्यों? हिंदू कहाँ से आ गए? गंगा की आरती में होने में तो सब, अगर बनारस में गंगा की आरती में आस्था हिंदुओं की होती है, गंगा की सफाई होती है तो क्या सिर्फ उसका हिंदुओं को लाभ मिलेगा क्या? अगर जमुना जी यहाँ पे दिल्ली में साफ होती है तो क्या सिर्फ हिंदुओं को लाभ मिलेगा क्या? ये आप इसको मत जोड़िए, इसके साथ राजनीति मत करिए। अगर गंगा साफ होती है तो पर्यटन बढ़ेगा। प्रश्न कर रहे हैं, सुनिए, हमारे जोड़ने से कुछ जुड़ेगा थोड़े? मीडिया तो वही दिखाती है जो आप लोग कहते हैं, मैं वही बता आप कह रहे हैं, हम वही बता रहे हैं, उसी का जवाब मांग रहे हैं। आप जवाब देने में सक्षम है, आप जवाब दें। देखिए ये बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए एक सेकंड, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे आस्था का विषय है, गंगा बिल्कुल हमारे आस्था की चीज है, लेकिन अगर गंगा की सफाई होगी, गंगा के घाट अच्छे होंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन अगर बढ़ेगा तो उसमें सिर्फ हिंदू का फायदा नहीं होगा, उसमें हर उसका फायदा होगा। और गौमांस बैन करने से, देखिए गौमांस हमारे आस्था का, अगर आप बैन कर रहे हैं तो पूरे देश में कीजिए, देश के अंदर सिर्फ मैं बता रहा हूँ गौमांस बैन है, सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें बैन नहीं है। पूरे भारत के अंदर 7 अगर राज्यों को छोड़ दिया जाए तो फिर बड़ी विफलता है आपकी सरकार की। अगर आपने बैन किया हुआ उसके बावजूद अगर गाय का व्यापार, गाय के मीट का व्यापार इस तरीके से हो रहा है तो फिर बड़ी विफलता है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, अगर वहां पे ऐसी कुछ वारदात हुई है तो केंद्र में तो आप बैठे हैं सर, कसिए ना स्टेट्स को। मैं यही कह रहा हूं, केंद्र में आप बैठे हैं, कसिए स्टेट्स को कि गाय मांस देने में आपने 2 घंटे पाबंदी क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पूरी तरह? हम ये स्टेट भी से अंजलि जी, अगर मुआवजा देने में 4 घंटे लगे, कम से कम ये भी तो जांच करते हैं कि वहां पे कानून टूटा नहीं टूटा, वहां पे गाय की हत्या हुई नहीं हुई, गाय काटी गई नहीं काटी गई, पहले इसकी तो जांच करते। और इसमें भी जो दोषी है तो उनको भी तो आप पकड़ते। आपने एक तरफा कार्रवाई कर दी, 4 घंटे के अंदर वही तो प्रश्न कर रही हूं कि मुसलमान वोट आपको चाहिए। अगर देश में 7 राज्यों को छोड़कर गाय का मांस बैन है तो फिर अभी तक धड़ल्ले से गाय का मांस कैसे बिक रहा है? कैसे ऐसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में गाय का बच्चा काट रहा हो? जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, ये कैसे संभव है? अगर आपको देखिए, ये जो चीज है, ये स्टेट कानून जो है स्टेट का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। हर स्टेट को इसके ऊपर कानून बना हुआ है, लेकिन उसका पालन कराना वहां की पुलिस की जिम्मेवारी है, वहां के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। और अगर उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, राज्य उस पर कंट्रोल करने में विफल है, तो केंद्र की जिम्मेदारी है या नहीं है? राजनाथ सिंह जी ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट अगले सरकार भेजे, उसके बाद देखते हैं क्या एक्शन करना जरूर करेगी केंद्र सरकार। क्योंकि मेरे पास कम है और मैं वैसे चाह रही थी
कि ये विषय जो है हम और इस पे बातचीत करें, लेकिन थोड़ी कल भी मजबूरी है। रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम बिल्कुल बातचीत चाहेंगे कि इस पर जारी रहे। मैं बहुत कम शब्दों में अब आप सबकी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। वाजपेयी जी, आप ही से शुरू करती हूँ। मैं आती हूँ, आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है, माफ कीजिएगा संजीव जी। जी देखिए, अब ये समय खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े इनकी राजनीति खत्म होनी चाहिए। अब सिर्फ एक मुद्दे पे बात होनी चाहिए, विकास और विकास पे। जहां तक आज की इस घटना का सवाल है, आजम खान ने जो आज बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है और एक चिट्ठी लिखी है, उसके बाद आजम खान को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। कम से कम मंत्री पद से तो वाजपेयी जी, विकास पर तो बात होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब बात होनी और ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये सांप्रदायिक दंगे जो हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये कई बार हमने देखा है और दोबारा ऐसा ना हो, इसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। ललन जी, मैं आती हूं। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों संप्रदाय के नेताओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि कुछ चीजें ऐसी इस देश में है, जैसे गोहत्या है। हमारे वेदों में, पुराणों में गाय की बहुत महिमा है और ये हिंदू। और एक सवाल ये भी है कि क्या गौ मांस पर अगर बैन लगेगा तो क्या ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, इससे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। समझने वाली बात है। अगर गोहत्या बंद कर दी जाए तो इससे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जा रहा है। जैसे योगा था, योगा के ऊपर कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की चीजों को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो जो संवेदनशीलता दूसरी अल्पसंख्यकों के अंदर भी होनी चाहिए और वैसे ही संवेदनशीलता बहुसंख्यकों के अंदर भी होनी चाहिए कि उनकी भावनाओं को हम ठेस न लगाएं। लेकिन जो इस समय माहौल क्रिएट किया गया है, इसमें किसी की संवेदनशीलता को कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति वोट बैंक के लिए। और सारी पार्टियां जो वहां जा रही हैं और अपनी संवेदना दिखा रही हैं और अपनी लोगों को डुबाने की कोशिश कर रही हैं। माफी चाहूंगी ललन जी, मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। उसमें जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसमें सिर्फ राजनेताओं का ही फायदा है। आजम खान की मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बात जहां तक अगर इंसानियत के नजरिए से देखी जाती है तो आजम खान की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने ये कहा है ना कि होटल्स में बिकता है, होटल में बिकता है मांस वगैरह जो है गौमांस का, तो उसमें जो है केंद्र सरकार लाइसेंस देती है बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं अरे आज की ताजी बात हो, केंद्र सरकार क्यों नहीं उसको बैन करती है? उनका वो बैन करेगी, हम वो इम्प्लीमेंट, आप ही कहें राज्य सरकार का विषय लगावेंगे तो हम उसमें जो है उसका इम्प्लीमेंट कराएंगे। छोटा तो बताइए, दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, लाइसेंस देती है, वहां पे क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, कैसे वो रन करेगा होटल, कैसे रन नहीं करेगा, शराब बेची जाएगी नहीं बेची जाएगी, ये सारा स्टेट का विषय है। सिर्फ होटल को लाइसेंस देता है। लेकिन दोनों लोग राज्य केंद्र जो है जनता पिस रही है, यही हालात दिल्ली में मचा रखा है, यही हालात दूसरे राज्यों में कर रखे हैं। ये केंद्र का है, ये राज्य का है और जनता को आपने पीस दिया। घूम फिर के सवाल इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसे प्रतिबंधित कर रहे हैं तो पूरी तरह से करें। मैं फिर आऊंगा, फिर कानून में क्या है वो बताना पड़ेगा आपको। चलिए, वो सिर्फ चर्चा बढ़ जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि ये चर्चा का विषय हमारा दोबारा रहे। नागर जी, फाइनल प्रतिक्रिया आपकी। गौ हत्या अगर उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर कहीं भी होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी इसको नहीं रोक पाएगी। दंगा भी होगा, कत्ले आम मचेगा पूरे देश के अंदर। आज जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि गौ हत्या पे पूर्ण रोक लगे। क्यों? क्योंकि गौ हत्या पे पूर्ण रोक नहीं लगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिंगारी है, कल को निर्दोष लड़कों पर कार्रवाई हो रही है। ये चिंगारी उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली पहुंचेगी और ये पूरे देश का मुद्दा बनेगा। इसमें जो है पेच लगाने की राजनीति कतई किसी रूप से होनी नहीं चाहिए। सिर्फ यही उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे जो है, जहां बीजेपी की सरकार है प्रदेशों में, उससे भी तकड़ा कानून बनाएं, तुरंत पारित करें। और आज अगर देश को जरूरत है तो देश को आज सबसे बड़ी जरूरत है कि गौ हत्या पे पूर्ण रोक लगे, क्योंकि ये सनातन धर्म की आस्थाओं से जुड़ा है। इसमें जो बाद में जो बवाल होता है, जो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का फैलती है, वो बाद का परिणाम है। शुरू में इसको नहीं समझ पाते, इसलिए जो है गौ हत्या का पूर्ण रोक लगाने के लिए सिरे तक काम करने की जरूरत है। और जी, केंद्र सरकार भी इसमें जो है अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रदेश सरकार भी, चाहे केंद्र सरकार। जो लड़का राहुल है उसको जो चोट लगी है, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से और विनती करता हूं कि उसको भी जो है सहायता जो है पहुंचाई जाए सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। और उस बच्चे की ऐसी स्थिति नहीं है, उसको जो है हर रूप में जितनी ज्यादा हो सके, जितनी सहायता इस परिवार को हुई है, कम से कम उतनी सहायता भी उसको देनी चाहिए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि शायद वो इस और भी देखें और उस बच्चे को, मासूम बच्चे को जो इलाज मुहैया कराना चाहिए, जो मुआवजा उसे मिलना चाहिए, वो उसे जरूर मिले। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गौ हत्या पर सियासत हो गई है और सभी राजनीतिक दल इसे सियासत का नया रंग देने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम फिर वही कर रहे हैं, सियासत अगर होती है तो क्या सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी नहीं? इस पर रोक आखिर कैसे लगे? सबको एकजुट होकर इस पर काम करने की जरूरत है। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।